बैक आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान का विकास एजुकेशन में। तो दोस्तों मैं आज लाया हूँ क्लास 8 की विज्ञान सैंपल पेपर, वो भी सत्र 2025-26 का। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि पेपर का पैटर्न कैसे होता है और पेपर किस प्रकार से आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ कि हमारा विज्ञान यानी साइंस का पेपर क्लास 8 का 4 खंडों में आएगा, 4 पार्ट में। पहले पार्ट में MCQ, दूसरे पार्ट में 2 नंबर के क्वेश्चन, तीसरे पार्ट में 3 नंबर के और चौथे पार्ट में 5-5 नंबर के आएंगे। सिंपल। अब हम बात करते हैं पेपर का टाइम। हमारा पेपर होगा 2.5 घंटे का और पेपर होगा 60 नंबर का। 2.5 नंबर का घंटे का पेपर और 60 नंबर का होगा पेपर। अब हम चलते हैं हमारे खंड का, जिसमें MCQ हैं। टोटल 12 MCQ हैं। एक एक करके सभी MCQ को समझ लेते हैं। ठीक है। एक ही प्रकार के पौधों को ही एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे एक क्षेत्र है, उस पर हम यदि एक ही प्रकार के सारे पौधे उगाते तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फसल। सिंपल। उसे कहा जाता है फसल। ध्यान से सुनते जाना। एल्कोहल के उत्पादन में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो एल्कोहल के उत्पादन में हमारा यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? यीस्ट। इसका ब्रेड के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। वनों की कटाई को क्या कहते हैं? वनों की कटाई को तो पेड़ों की कटाई। सिंपल। इसको तुम पढ़ ले हुए आराम से जाएगा। वनों की कटाई क्या कहते हैं? देखो, वनों की कटाई को क्या कहा जाता है? वनों की कटाई को पेड़ लगाना भी नहीं कहा जाता। पेड़ों की कटाई यहाँ वनों की रक्षा करना नहीं और न वन क्षेत्र बढ़ाना नहीं, तो ये क्या होगा? पेड़ों की कटाई। जवानी के समय होने वाले जवानी के समय होने वाले परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? यानी किसी भी व्यक्ति में जवानी उसकी जवानी आती है तो परिवर्तन कौन करता है? किसके हाथों में होता है? ये हार्मोन्स के हाथ में होता है। किसके हाथ में? हार्मोन्स के हाथ में। हमारा 5वां है वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा उत्पन्न करता है। जैसे कोई पदार्थ, जैसे ए नमक पदार्थ है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ऊष्मा निकलती है, यानी हीट निकलती है। तो ऊष्मा कहते हैं। तो इस उस प्रक्रिया का नाम क्या है? तो इस प्रक्रिया को दहन कहा जाता है। क्या? दहन। वह न्यूनतम न्यूनतम यानी कम से कम वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है, जलता है। न्यूनतम कम से कम पूछ रखा है तो उसे ज्वलन तापमान कहते हैं। अधिकतम नहीं पूछ रखा, न्यूनतम पूछ रखा। न्यूनतम होगा C यानी ज्वलन तापमान। हमारा अगला MCQ है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक यानी कंडक्टर यानी प्रवाह जिससे विद्युत गुजर सकता है? तो अशुद्ध जल नहीं, नल का पानी हो सकता है, शुद्ध जल नहीं, चीनी का घोल नहीं। देखिए, विद्युत का कंडक्टर एक शुद्ध जल बिल्कुल नहीं होगा, चीनी का घोल ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इनमें अवरोधक उत्पन्न होते हैं। अशुद्ध जल ये भी नहीं होगा। नल का पानी बिल्कुल धरातल से निकलता है जिससे विद्युत आसानी से गुजर सकता है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वह द्रव जो विद्युत का चालन करता है, यानी वह लिक्विड जिससे विद्युत गुजरता है। नहीं नहीं, इसमें पूछ रखा है वह द्रव जो विद्युत का चालन करता है। वह द्रव का नाम पूछ रखा है तो द्रव है चालक। कौन सा द्रव? चालक द्रव। विलायक भी नहीं है, विद्युत अपघटक भी नहीं है, विलायन भी नहीं है, तो उसका होगा चालक। कॉपर सल्फेट विलयन के विद्युत अपघटन में कॉपर कहाँ जमा हो जाता है? देखिए, एक प्रक्रिया होती है जिसे कहा जाता है कॉपर सल्फेट प्रक्रिया। इसमें एक बीकर होता है, इसमें 2 कॉपर की छड़ियाँ होती हैं। तो जब कॉपर सल्फेट प्रक्रिया होती है तो कॉपर यहाँ नीचे जमा हो जाता है। इन्हें कैथोड कहा जाता है। इन कैथोड में जमा हो जाता है। तो ऑप्शन होगा हमारा A, कैथोड। हमारा 10वां MCQ है जब किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा पर कार्य करते हैं तो कुल बल क्या होगा? देखिए, जैसे कोई वस्तु है, एक बॉक्स है, उसमें 2 बल लगाए जा रहे हैं। एक आदमी इधर से धक्का दे रहा है, एक आदमी इसे इधर से धक्का दे रहा है। तो 2 बल लग रहे हैं, दोनों बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। एक बल इस दिशा में कार्य कर रहा है, एक बल इस दिशा में कार्य कर रहा है। तो इन दोनों बलों का योग क्या होगा? इन बलों का योग क्या होगा? देखिए, दोनों का योग इनका कुल क्या होगा? सॉरी, इनका कुल पूछा हुआ है, टोटल पूछा हुआ है। तो दोनों का योग नहीं, दोनों का योग नहीं होगा। दोनों के बीच अंतर, हाँ बिल्कुल अंतर होगा। सदैव शून्य ये भी नहीं, एक बल का दोगुना नहीं। देखिए, जब हम किसी वस्तु बॉक्स पर 2 दिशा से बल लगाएं तो इन दोनों के बीच अंतर होगा। ये इसकी तरफ लगा रहा है, ये इसकी तरफ लगा रहा है, तो इन दोनों के बीच अंतर तो होगा ना। तो वही इसमें देखिए, ध्वनि किसके माध्यम से गुजरती है? किस माध्यम से गुजरती है? केवल ठोस नहीं, केवल द्रव नहीं, गैस। ध्वनि ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों से गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है ध्वनि की आखिरी क्वेश्चन MCQ। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है कि ध्वनि की प्रबलता यानी फ्रिक्वेंसी किस पर निर्भर फ्रिक्वेंसी नहीं, ध्वनि की प्रबलता यानी अधिकतमता इस पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है आयाम। सिंपल।
अब हम चलते हैं हमारे खंड बी में दो दो नंबर के क्वेश्चन है, दो दो नंबर के क्वेश्चन है। देखिए अब हम चलते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन पहला हो गया एमसीक्यू। दूसरे में हमारे दो ऑप्शन दे रखे हैं, ए या बी, जो आसान लगे वही करना। हम तो दोनों करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी। सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए भारत ए की बात करें, भारत में उगाई जाने वाली दो प्रमुख फसलें कौन सी है, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। भारत में देखिए आपको पता होगा कि भारत में दो ऋतु हैं, खरीफ और रबी। मुख्यतः दो ऋतु हैं, खरीफ व रबी। सिंपल। और खरीफ में मुख्यतः धान उगाया जाता है और रबी में मुख्यतः गेहूँ उगाया जाता है। यही है इसमें, सिंपल। इसमें धान, इसमें गेहूँ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि बुआई से पहले मिट्टी की तैयारी क्यों की जाती है, कि मिट्टी जब बीजों की बुआई की जाती है खेतों में तो मिट्टी तैयार क्यों जाती है, ताकि बीज अच्छी तरह से पुक सके, ताकि अच्छा उत्पादन हो सके। देखिए यदि हम बुआई से पहले मिट्टी तैयार नहीं करेंगे तो मिट्टी की उर्वरता शक्ति ढंग से बीजों में नहीं जाएगी, जिससे उत्पादन अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हमें बुआई करनी होती है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन। जवानी के समय लड़कों में होने वाले परिवर्तन, आवाज़ भारी होना, मूछ दाढ़ी निकलना, ये तो आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत ही नहीं थी मुझे। चौथे में भी दो ऑप्शन दे रखे हैं, ए और बी। कोक क्या है, कोको नहीं, कोको कोला। इसका एक उपयोग, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। तो हम पहले बात करते हैं कोक क्या है। देखिए कोयले से बना एक ठोस पदार्थ जिसका उपयोग जलाने में किया जाता है। जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं, जो काला काला नहीं निकलता, जो वो काला काला बिल्कुल काला होता है, उसे ही कोक कहा जाता है। इसका उपयोग ईंधन व लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। देखिए पेट्रोलियम कैसे बनता है। देखिए आपको लगता होगा कि पेट्रोलियम कुछ एक दो साल में बनता नहीं, पेट्रोलियम को बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। पेट्रोल बनता है समुद्री जीवों के जब मरे हुए अवशेष होते हैं उनमें लाखों प्रक्रिया होती हैं, लाखों करोड़ों साल में, तभी पेट्रोल बनता है। सिंपल, ये भी आपको आ गया। अब चलते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन में, घर्षण का एक उपयोग और एक हानिकारक उदाहरण बताइए। देखिए घर्षण बल आपको पता ही है, जब दो वस्तुओं की सतह एक दूसरे के संपर्क में आती है, जो बल उत्पन्न होता है उसे घर्षण बल कहा जाता है। घर्षण बल का उपयोग, देखिए घर्षण बल हमारे गाड़ी में ब्रेक लगने के सहायक आता है, हमारे चलने में सहायक आता है, हमारे दौड़ने में सहायक आता है इत्यादि। हानिकारक, इससे वस्तु में टूट फूट होती है, मशीनों की घिसाई हो जाती है, मशीनों के पुर्जे खराब हो जाते हैं। यही है हमारा है खंड सी। इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी दो ऑप्शन दे रखे हैं, ए और बी। हम बात करेंगे पहले ए की। हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के किन्हीं 3 उपयोगों की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स क्या है। हम बात करते हैं पहले ए की। तो देखिए हमारे जीवन में सूक्ष्म जीव कई प्रकार से कार्य आते हैं, दही बनाना, दवा बनाना, अल्कोहल। दही में लैक्टोबैलिसिस नामक सूक्ष्म जीव दही बनाता है, अगर वो नहीं होंगे तो दही नहीं बनेगी। देखिए और कुछ दवाइयों में सूक्ष्म जीव भी होते हैं और अल्कोहल में भी सूक्ष्म जीव होते हैं। अगर दवाइयों में सूक्ष्म जीव ना हो तो दवा काम करना बंद कर देगी। अल्कोहल में भी यही कार्य है। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। रोग मारने वाली दवा, देखिए एंटीबायोटिक्स एक ऐसी दवा होती है जो रोग मारते हैं, यानी देखिए हर पर जो भी दवा होती है ना उसमें एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्टीज़ यानी गुण होते हैं, वही हमारे शरीर के रोग जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसे मारते हैं। इसके 2 उदाहरण इस प्रकार से हो जाएंगे, पेनिसिलिन और ट्रेप्टोमाइंस। ठीक है, इन्हें याद करना है, इनमें से कोई एक याद करना। एक है पेनिसिलिन, एक है ट्रेप्टोमाइन सॉरी स्ट्रेप्टोमाइसिन। सिंपल। अब बात करते हैं कि घर्षण के विभिन्न प्रकार क्या हैं, प्रत्येक को संक्षेप में समझाइए। देखिए मैं उदाहरण के साथ समझाऊंगा। देखिए पहले आपको बता देता हूँ 3 प्रकार हैं, स्थिर घर्षण, सरकना घर्षण और लुढ़कना घर्षण। देखिए जैसे एक मैदान है, एक गेंद पड़ी है उस पर, तो वो स्थिर अवस्था में है, उसमें ना कोई लात मार रहा ना कुछ, तो उसे स्थिर घर्षण कहा जाता है। सिंपल। अगर कोई व्यक्ति आकर उसे लात मारे तो वह सरकेगी, धीरे धीरे सरकते सरकते फिर वो जाएगी ना, तो उसे सरकना घर्षण कहते हैं। सिंपल। मैंने क्या कहा फिर से समझिए, जब कोई गेंद मैदान पर पड़ी हुई है, स्थिर अवस्था में पड़ी हुई है, बिल्कुल कोई कुछ कर नहीं रहा, उसके साथ कोई व्यक्ति आता है तो उसे लात मारता है तो वह धीरे धीरे सरकते हुए लुढ़कती है। जब वह लुढ़कती है तो उसे लुढ़कना घर्षण कहते हैं। देखिए मैंने एक उदाहरण से 3 समझा दिए। जब एक गेंद मैदान पर पड़ी होती है तो उसे स्थिर घर्षण कहा जाता है, जब उसको लात मारते तो सरकना घर्षण कहा जाता है, जब वो लुढ़कते हैं तो उसे लुढ़कना घर्षण कहा जाता है। सिंपल। अब चलते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी ए और बी दे रखा है। इसमें है कि ए है, ऊंट के पैर चौड़े क्यों होते हैं और गहराई के साथ शरीर का दबाव क्यों बढ़ता है। पहले हम बात करते हैं ए की। देखिए रेगिस्तान में जमीन रेतीली और टीली होती है, रेत होती है पूरी, आपको पता ही होगा। चौड़े पैर होने से ऊंट का वजन बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। देखिए ऊंट के पैर आपको दिखेंगे कुछ इस प्रकार से चौड़े होंगे,
चौड़े पैर होंगे तो उसके पैर अधिक क्षेत्रफल को घेर पाएंगे, जिससे वह गिरेगा नहीं, लुढ़केगा नहीं, सिंपल। और इससे वह रेत में धंसेगा नहीं, वह आसानी से चल पाएगा। यही है इसका एक मात्र रीज़न। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि द्रव हम जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो हमारा द्रव क्यों बढ़ता जाता है। देखिए, जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो हमारे शरीर का निचले हिस्सा का द्रव ऊपर के द्रव की मात्रा बढ़ाता है। समझा रहा हूँ, पहले पढ़ लेता हूँ। ऊपर के द्रव का भार निचले वाले भाग पर अधिकतम बल लगाता है, इसलिए गहराई बढ़ने के साथ द्रव बढ़ता है। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है, ड्राइंग पर ध्यान मत देना, सुनने पर ध्यान देना। एक व्यक्ति है, ये समुद्र में जाता है, समुद्र में जाता है तो समुद्र यानी पानी का प्रेशर इतना होगा कि उसके शरीर पर इतना भार लगेगा, इतना भार लगेगा कि ऑटोमेटिकली उसके शरीर का ऊपरी वाला भाग उसके शरीर के निचले वाले भाग पर दबाव डालेगा, प्रेशर डालेगा, तो इसके कारण हमारे शरीर का द्रव बढ़ जाता है। सिंपल, समझ आया होगा। अब चलते हैं हमारे खंड डी में। खंड डी ये 5 नंबर के हैं। इसमें एमसीक्यू हैं और एमसीक्यू नहीं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान, और हमारा मैच द फॉलोइंग्स है। हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। तो इसमें पहला है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जीव अपनी प्रजाति को बढ़ाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। जैसे ऑप्शन में भी देखिए होगा, उसमें देखिए प्रजनन। हाँ, जैसे कोई जीव या कोई मनुष्य या कोई जानवर अपनी प्रजाति बढ़ाता है तो वो रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन के द्वारा बढ़ाता है। ज़्यादा नहीं समझा सकता। नर और मादा युग्म के मिलने को डैश कहा जाता है। जब नर हार्मोन्स और मादा हार्मोन्स मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है निश्चयन। सिंपल। अब हम बात करें मनुष्य में निश्चयन यानी नर और मादा युग्म हार्मोन्स कहाँ मिलते हैं तो ये मिलते हैं महिला के अंडाशय में। ठीक है, महिला के अंडाशय में। देखिए अंडाशय। वह जानवर जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें सजीव जानवर कहा जाता है। कौन से? सजीव। देखिए सजीव जानवर। लार्वा का तीव्र परिवर्तन के माध्यम से वयस्कों में परिवर्तन डैश कहलाता है। लार्वा का तीव्र परिवर्तन के माध्यम से वयस्कों में परिवर्तन डैश कहलाता है, रूपांतरण, चेंजेस। सिंपल। लार्वा का परिवर्तन के माध्यम से वयस्कों में परिवर्तन डैश होता है, तो मनुष्य में होते हैं चेंजेस यानी रूपांतरण होते हैं मनुष्य में। अब चलते हैं हमारे मैच द फॉलोइंग्स में। इसमें पहला है कि एलपीजी आप सभी को पता होगा कि घरेलू ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर दे रखा है ज्वलन तापमान त्रिव ईंधन ये नहीं है, वह तापमान सॉरी ये ना, ये मैंने मिस प्रिंटिंग कर दी थोड़ी। पदार्थ ये इसके साथ होगा, पदार्थ आग पकड़ता। सिंपल। तो उसमें ये है ज्वलन तापमान वह तापमान जिस पर पदार्थ आग पकड़ता है। हमने ऊपर ही कर रखा है। सिंपल, अपने ऊपर ही कर रखा है। तो हमारा एमसीक्यू कुछ इस प्रकार हो जाएगा, थोड़ा ये इधर ये उधर। सिंपल, मैंने ऊपर ही करवा रखा है। अब चलते हैं मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती का एक तीव्र दहन है, तेज़ी से जलता है। फास्फोरस ये कप में देरी से आग पकड़ता है, इसके सामने ही है। और हमारा आखिरी बचा है कि विस्फोट कहते हैं जैसे अचानक ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि उत्पन्न होते हैं तो उसे विस्फोट कहते हैं। जैसे कहीं विस्फोट हो जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है वहाँ पर। तो हमारा एमसीक्यू हो गया। अब चलते हैं हमारे 11वां क्वेश्चन। ये भी 2 नंबर का है। ये भी 2 नंबर का नहीं, 5 नंबर का है। 5 नंबर का है। इसमें 11वें में 2 ऑप्शन दे रखे होंगे, पहला और दूसरा। पहले में 2 पॉइंट होंगे और दूसरे में 2 पॉइंट होंगे। जो हमें आसान लगे पहला दूसरे में वो करना, लेकिन मैं तुम्हें दोनों कराऊंगा। पहले बात करते हैं पहले की। प्रकाश के नियमित और विस्तृत परावर्तन के बीच अंतर बताइए और हम अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते। पहले बात करेंगे प्रकाश के नियमित और विस्तृत परिवर्तन के बीच अंतर। देखिए, प्रकाश का नियमित परिवर्तन और विस्तृत परिवर्तन कुछ प्रकार का। जब प्रकाश का नियमित परिवर्तन होता है तो चिकनी सतह पर होता है ये वाला परिवर्तन, ठीक है। और विस्तृत परिवर्तन खुरदरी सतह पर होता है। और जब प्रकाश का नियमित परिवर्तन होता है तो यह किरणें एक दिशा पर जाती है, लेकिन प्रकाश का जब विस्तृत परावर्तन होता है तो ये किरणें अलग अलग दिशा में जाती हैं। आराम से समझना। जब प्रकाश का नियमित परिवर्तन होता है ना तो स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, यानी परछाई बिल्कुल क्लियर बनती है। लेकिन जब प्रकाश का विस्तृत परावर्तन होता है तो परछाई स्पष्ट से नहीं बनती। सिंपल। देखिए, प्रकाश के 2 परिवर्तन होते हैं, नियमित और विस्तृत, जो मैं आपको करवा दिए हैं। अब हमारा पहले का बी था कि हम अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते। देखिए, किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, बिल्कुल क्लियर। वस्तु देखिए, मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे वस्तु देखिए,
हम किसी वस्तु को तब देख पाते हैं जब उस पर प्रकाश पड़ता है, और उस वस्तु पर पड़ा हुआ प्रकाश हमारी आंखों पर आता है, तभी हम देख पाते हैं। यदि किसी अंधेरे पर पड़ी वस्तु को प्रकाश ही नहीं पड़ेगा तो वो प्रकाश अपनी आंखों में ही नहीं आ पाएगा, तो हम देखेंगे कैसे। तो वही इस पे बता रखा है इन दोनों पॉइंटों में। सॉरी, थोड़ा हड़बड़ आने के लिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ना, इस वजह से। हमारा अथवा में दे रखा था, यानी दूसरा, निम्नांकित चित्र की सहायता से प्रकाश के नियमों की व्याख्या कीजिए और वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। पहले हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपको ये वाला नियम समझने के लिए आपको एक एक स्टेप समझना होगा, अपने बता देना हूँ, ठीक है। इसमें आपको समझना होगा परावर्तन क्या है। पहले नियम में देखिए, इसमें पूछ रखा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। सिंपल, इसमें पूछ रखा, पहले मैं समझा देता हूँ क्लियरली परावर्तन किसे कहते हैं। परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली सतह यानी दर्पण पर पड़ती हैं तो वे टकरा कर वापस लौट जाती हैं, तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। सिंपल, आपको पता ही होगा। देखिए उदाहरण, जब हम दर्पण पर अपना चेहरा देखते हैं तो वह परावर्तन का नियम है। सिंपल। अब हम बात करते हैं आपतित किरण। आपतित किरण कैसे किसे कहते हैं। देख, परावर्तित जो किरण दर्पण पर गिरती है, जैसे सूर्य के प्रकाश से जो किरणें दर्पण गिरती हैं उसे आपतित किरण कहते हैं। सिंपल। जो किरणें टकरा कर वापस जाती हैं उसे परावर्तित किरण कहते हैं। सिंपल। ठीक है, सूर्य, देखिए एक दर्पण है ये, इस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो उसे आपतित किरण कहेंगे, और जो सूर्य की किरणें पड़ कर टकरा कर वापस जाएंगी उसे परावर्तित किरण कहेंगे। सिंपल, समझ आ गया होगा। और अभिलंब, दर्पण की सतह पर 90 डिग्री पर एक खींची गई काल्पनिक रेखा अभिलंब। जैसे एक दर्पण है, उस पर 90 डिग्री का एक लाइन खींची हुई है, तो यही अभिलंब है, ये काल्पनिक रेखा होती है। सिंपल। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे नियम की, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। इसे समझने का कोई फॉर्मूला नहीं है, बस इसमें यही याद रखना है कि हमेशा, मैंने तुम्हें समझा दिया कि आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। देखिए, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसमें यही दे रखा है। सिंपल। और इसमें यह भी है कि यह नियम सभी प्रकार की सतह पर लागू होता है। ये दोनों नियम सभी प्रकार की सतह पर लागू होता है, दर्पण हो, अभिलंब हो, इसमें। सिंपल। अब हम बात करते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। प्रतिबिंब यानी शेडो, वास्तविक प्रतिबिंब या आभासी। वास्तविक यानी जो रियल में है, आभासी यानी जो कल्पना में है। वास्तविक यानी स्क्रीन पर प्राप्त किया जाता है, वास्तविक तो हमें रियल में प्राप्त हो जाता है। उल्टा होता है हमेशा। किरणें वास्तव में मिलती हैं। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब में स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है हमें। जैसे हम दर्पण है, हम दर्पण पर अपना चेहरा देख रहे हैं तो हमें अपना वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा और हमें अपनी शक्ल पूरी दर्पण में दिखेगी, तो ये स्क्रीन पर प्राप्त होता है। उल्टा प्राप्त होगा, हम उल्टा प्राप्त होता है हमेशा। सही, बिल्कुल सही कह रखा है। किरणें वास्तव में मिलती हैं, सूर्य की किरणें वास्तव में पड़ती हैं। आभासी प्रतिबिंब ये बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, सीधा होता है। किरणें वास्तव में नहीं मिलती, केवल प्रतीत होती हैं। सिंपल, यही है इसमें। हम बात करते हैं हमारे खंड ई। दोस्तों, खंड ई में पार्ट 2 में करवाऊंगा। तो आपको आखिरी खंड होगा जिसमें हम ये क्वेश्चन करेंगे, पैराग्राफ से रिलेटेड होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें पार्ट 2 के लिए। मैं जल्द से जल्द आपके पेपर से पहले पार्ट 2 करवा दूंगा और अपलोड भी कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।